नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी नाटक निबंध एवं स्फुट गद्य विधाय के अंतर्गत प्रतिनिधि एकांकी संकलन से भोर का तारा नामक एकांकी का अध्ययन करेंगे। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। इसका वातावरण सांस्कृतिक व पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। इसकी कथा वस्तु सन 455 ईस्वी के समीप उज्जयिनी के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस एकांकी की कथा वस्तु बड़ी मनोहर है। पूरी एकांकी कथा वस्तु दो दृश्यों में विभाजित है। दृश्य एक, शेखर उज्जयिनी का एक प्रतिभाशाली कवि है। वह गुप्त साम्राज्य के एक वरिष्ठ कर्मचारी माधव का मित्र है। वह अपने घर में बैठा कविता लिखने में तल्लीन है। उसी समय माधव शेखर के घर में प्रवेश करता है। कविता लिखने में तल्लीन शेखर उस पर ध्यान नहीं देता है। तब माधव के पुकारने पर वो उसे देखता है और उसे अपनी कविता की पंक्तियां सुनाता है। माधव कहता है कि कल राजभवन में एक उत्सव था जिसमें एक युवती ने बहुत सुंदर गीत गाया था। सम्राट उस गीत पर रीझ गए। सम्राट ने कवि का नाम पूछा तो युवती ने बताया यह शेखर की कविता है और वह युवती छाया थी। छाया स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन, वह अच्छी नर्तकी है। वह शेखर की प्रेयसी है। शेखर छाया से बेहद प्यार करता है। माधव शेखर को सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा छाया की सिफारिश पर राजकवि बनाए जाने की सूचना देता है। स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन होने के कारण शेखर को अपने और छाया के विवाह की कोई उम्मीद नहीं थी। माधव सूचना देता है कि तक्षशिला से क्षत्र वीरभद्र के विद्रोह की गुप्त सूचना मिलने पर सम्राट ने छाया के भाई देवदत्त को तक्षशिला जाने का आदेश दिया है और उसके जाने से पहले तुम्हारा छाया से विवाह हो जाएगा। शेखर यह समाचार सुनकर भाव विभोर हो जाता है। देवदत्त विद्रोह को दबाने के लिए माधव के साथ तक्षशिला जाने से पूर्व छाया और शेखर का विवाह करवा देता है। छाया व शेखर का दाम्पत्य जीवन देवदत्त के महल में उल्लास से गुजरने लगता है। दृश्य दो, अपने नए घर में छाया शेखर द्वारा रचित गीत को गुनगुना रही है और घर के छोटे मोटे काम निपटा रही है। शेखर अपने काम से लौटकर दरवाजे पर खड़ा चुपचाप छाया को गुनगुनाता हुआ देख रहा था। बड़े स्नेह से छाया को पुकारता है, किंतु अपनी धुन में गुनगुनाने और काम में व्यस्त होने की वजह से छाया सुन नहीं पाती है। शेखर उसे फिर पुकारता है। वह चौंक कर उसे देखती है। शेखर अपना दुशाला और ग्रंथ रखकर छाया को एक कहानी सुनाता है। छाया पहचान जाती है कि शेखर छाया को कहानी के बहाने अपने और उसके प्रेम की बातें बता रहा है। शेखर उसे कहता है कि छाया ही उसकी कविता है। जब तक वह है तब तक उसकी कविता जीवित है। उसकी बातें सुनकर छाया भावुक हो जाती है। वह शेखर से कहती है कि वह जीवित रहे या न रहे पर उसकी कविता सदैव जीवित रहेगी। शेखर छाया को अपने और उसके प्रेम पर आधारित रचना भोर का तारा दिखाता है। उस कृति को देखकर छाया आश्चर्यचकित हो जाती है। छाया शेखर की कृति को उन दोनों के प्रेम की कृति बताती है। शेखर छाया से कहता है कि वह अपनी इस कृति को सम्राट स्कंदगुप्त को भेंट करेगा और प्रतिदिन इसमें से एक गीत सम्राट को सुनाया करेगा। इस महाकाव्य के द्वारा शेखर कवि कुल शिरोमणि होने के स्वप्न देखता है। वह अपने भविष्य की कामना करता हुआ छाया से कहता है कि बहुत वर्षों बाद लोग कवि कुल शिरोमणि शेखर द्वारा रचित भोर का तारा रचना को पढ़कर विभोर हो जाएंगे और वे दोनों उस क्षण को याद करने लगते हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। छाया शेखर से अपनी कृति भोर का तारा को संभाल कर रखने की प्रार्थना करती है। शेखर उसे विश्वास दिलाता है कि वह अपनी कृति को संभाल कर रखेगा। दोनों अपने सुखी जीवन पर विचार करके प्रसन्नतापूर्वक हंसते हैं। तभी बाहर से आती शोर और घोड़ों की टाप की आवाज सुनकर शेखर द्वार खोलता है। पसीने से लथपथ और शस्त्रों से सुसज्जित माधव
शेखर के घर में प्रवेश करता है। माधव बहुत चिंतित और भयभीत है। उसे ऐसी स्थिति में देखकर शेखर और छाया दोनों किसी अनिष्ट की आशंका से कांपने लगते हैं। माधव भयभीत आंखों से कभी उन दोनों को तो कभी उनके घर को देखता है। भय के कारण बोल न पाने में असमर्थ होने पर वह अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके शेखर और छाया से कहता है कि वह उन दोनों से भीख मांगने आया है। माधव की यह बात सुनकर वे दोनों आशंकित हो जाते हैं। उन्होंने माधव से पूरी बात बताने को कहा। माधव ने बताया कि गुप्त साम्राज्य संकट में है। हुनों के सरदार तोरमाण ने भारत में प्रवेश करके अंभी के राज्य को नष्ट कर दिया है। अब उसकी सेना तक्षशिला को नष्ट कर रही है। माधव के मुख से तक्षशिला के नष्ट होने की बात सुनकर छाया भयभीत हो उठती है। माधव अपनी बात जारी रखता है। वह बताता है कि पूरा पंचनद तोरमाण के भय से कांप रहा है। गांव जलाए जा रहे हैं, लोगों पर अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। वह उस संकट काल में शेखर से मदद करने को कहता है। वह कहता है ऐसे समय में केवल शेखर ही है जो लोगों को जगा सकता है, युवकों में देशभक्ति की भावना पैदा कर सकता है, उनमें अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए जोश भर सकता है। शेखर सिर पर हाथ रखकर माधव की बातों को सुन रहा है। माधव शेखर से कहता है कि वह अपनी कविता के माध्यम से जन जन में ऐसा उत्साह भरे कि लोग अपने हाथों में शस्त्र लेकर अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हो उठे। हे कविराज, देश तुमसे यह वरदान मांगता है। छाया को माधव उसके भाई देवदत्त के अंतिम शब्द सुनाता है। देवदत्त की मृत्यु का समाचार सुनकर छाया और शेखर दोनों शोक में डूब गए। माधव उन दोनों को बताता है कि देवदत्त ने हुनों के विरुद्ध युद्ध में अपने सैनिकों को बचाते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्होंने ही मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को सचेत रहने की चेतावनी देने के लिए भेजा है। अचानक माधव की दृष्टि शेखर पर जाती है। शेखर अपने और छाया के प्रेम के प्रतीक अपनी रचना भोर का तारा को फाड़ फाड़ कर जलती अंगीठी में डाल रहा था। उसे ऐसा करते देखकर छाया दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। शेखर अपनी जलती हुई कृति और छाया की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला जाता है। माधव भी उसके पीछे चलता है। छाया माधव से कहती है कि उसने उसके प्रभात अर्थात सुख और उसके प्रेम का प्रतीक नष्ट कर दिया। उसकी यह बात सुनकर माधव रुक जाता है। वह खिड़की खोलकर छाया को वहां से आती हुई शेखर की ओज भरी आवाज सुनाता है। वह खिड़की को बंद करके छाया से कहता है कि उसने उसका प्रभात नष्ट नहीं किया है, क्योंकि वह तो अब होगा। शेखर जो अब तक भोर का तारा था वह प्रभात का सूरज बनेगा। इसी के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है। प्रिय छात्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि भोर का तारा श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक भावना प्रधान राष्ट्रीय एकांकी है। इसमें राष्ट्रीयता का स्वर गूंजता है। शांति के समय प्रेम और श्रृंगार के गीत गाने वाला कवि राष्ट्रीय संकट के क्षणों में भैरव राग गाने लगता है। वह स्वदेश रक्षा के लिए प्रेम और राजकवि के पद का त्याग करता है। सच भी है, कवि या कलाकार को स्वयं को अपने जीवन में नहीं खो जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं तक ही सीमित नहीं हो जाना चाहिए, अपितु अपने युग के बाह्य जीवन तथा सामाजिक परिवेश को देख समझकर युगीन समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। शेखर इसी विचारधारा को करनी में परिवर्तित करता है। देश की रक्षा के लिए हजारों लाखों युवाओं को संगठित करना शेखर का एकमात्र ध्येय बन जाता है। देश की बलिवेदी पर वह अपना व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन और महाकाव्य समर्पित कर देता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसका काव्य राष्ट्रीय जीवन का काव्य नहीं हो सकता। यही सत्य इस एकांकी में अत्यंत नाटकीय सुकुमारता से उठा और ऐतिहासिक भावभूमि की चारुता के साथ प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से आलोच्य एकांकी को प्रभावी और सफल माना जा सकता है। पात्रों की संख्या सीमित है। पात्रों का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है। कथोपकथन सरल, सजीव एवं प्रवाहमय है। अभिनय के लिहाज से यह एकांकी पर्याप्त सफल रहा है। इसके संवाद काव्यात्मक और कथा वस्तु प्रेरणादायक है। शेखर, छाया और माधव केवल 3 चरित्रों के माध्यम से एकांकी का रचना विधान किया गया है। शेखर का चरित्र एकांकी का प्राण है। एकांकी में भावना पर कर्तव्य की विजय दिखाने में एकांकीकार ने जिस भाव प्रणव भाषा का प्रयोग किया है उससे एकांकी में प्रभावशाली वातावरण की सृष्टि हुई है।
सृजनात्मक और विचारात्मक भाषा प्रयोग के कारण एकांकी का साहित्यिक मूल्य और ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया है। शिल्प की दृष्टि से यह सफल एकांकी है। इसमें रंगमंचीयता का पूर्ण निर्वाह किया गया है। निस्संदेह यह एक श्रेष्ठ एकांकी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस एकांकी का आप अध्ययन करें, रसास्वादन करें और एकांकी के संदेश को जीवन में उतारें। धन्यवाद। नमस्कार।